हेलो स्टूडेंट्स, गुरु परशुराम एकेडमी की लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नियंत्रण और समन्वय के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। आशा करता हूं आज ये पूरा हो जाएगा। इसमें हमने जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय पढ़ लिया है। अब हम पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें पढ़ना है कि जो पौधे हैं उनमें नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है। तो जो पौधे होते हैं वो नियंत्रण और समन्वय के लिए पादप हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य पादप हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। इनको हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। इनके द्वारा होता है। अलग अलग पादप हार्मोन्स वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। तो पौधों के अंदर जो नियंत्रण और समन्वय का कार्य होता है वो फाइटो हार्मोन या पादप हार्मोन के द्वारा होता है। अलग अलग हार्मोन्स अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे वृद्धि, विकास और कुछ पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया में समन्वय में सहायता करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि जो पौधे होते हैं उनमें गति कितने प्रकार की होती है। पौधों में दो तरह की गति होती है। एक होती है वृद्धि से मुक्त गति, दूसरी होती है वृद्धि पर आश्रित गति। वृद्धि से मुक्त गति मतलब इसमें पौधे में किसी प्रकार की, पौधे के किसी भाग में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होती है। तो आइए इसको जान लेते हैं अच्छे से। तो हम चर्चा करते हैं पौधों में गति की। तो पौधों में दो प्रकार की गतियां होती हैं। पहली है वृद्धि से मुक्त गति। वृद्धि से मुक्त गति बेसिकली इसमें किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होती। जैसे छुई मुई का पौधा है, उसको टच करते हैं तो वो मुरझा जाता है, ठीक है, और फिर दोबारा से अपने नॉर्मल स्टेट में कुछ समय बाद आ जाता है। तो इसमें कोई वृद्धि नहीं होती है। तो ये जो गति होती है ये वृद्धि से मुक्त गति होती है। हम कह सकते हैं कि ये गतियां पौधों की वृद्धि पर निर्भर नहीं करती है। जैसे यदि हम छुई मुई के पौधे को छूते हैं तो उसकी पत्तियां झुक जाती हैं। अतः यहाँ पर हम कहेंगे कि छुई मुई की पत्तियों में गति हुई है, जिसका उसकी वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है। छुई मुई की जो पत्तियां होती हैं उनमें वृद्धि होती है, उनमें गति होती है लेकिन वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं वृद्धि से मुक्त गति। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं, कुछ पौधे होते हैं जो किसी उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया करते हैं। कुछ पौधे होते हैं जो किसी उद्दीपन के प्रति तत्काल ही अनुक्रिया करते हैं। जैसे इसको जान लेते हैं, कुछ पौधे किसी उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया करते हैं। इसको शॉर्ट कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि तत्काल अनुक्रिया वाली जो गति होती है वो वृद्धि पर निर्भर नहीं करती है। हम कह सकते हैं कि यह गति वृद्धि पर निर्भर नहीं होती है। पौधे विद्युत रासायनिक संकेत या विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। और जो पौधे होते हैं वो जल की मात्रा में परिवर्तन करके भी अपनी आकृति बदल लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पादप कोशिका जल की मात्रा में परिवर्तन करके, कोशिका की बात है, पादप कोशिका जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती हैं। परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने में उनका आकार बदल जाता है, जिससे पौधों के भाग में गति होती है। जैसे छुई मुई है, ठीक है, छुई मुई के पत्तियों में जो गति होती है, भागों में जो गति होती है वो जल की वजह से होती है। ठीक है, जल की मात्रा एक जगह से हट जाती है। तो हम कह सकते हैं कि छुई मुई की पत्तियों का जो सिकुड़ना है वो पौधों में उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं कि कुछ गतियां होती हैं जो वृद्धि पर आश्रित होती हैं। जैसे कुछ गतियां होती हैं जो वृद्धि पर आश्रित होती हैं, जैसे प्रतान की गति है। जैसे पौधों में होने वाली ये गतियां वे गतियां होती हैं जो पौधों के कायिक भाग में वृद्धि को दर्शाती हैं। यानी एक भाग पौधे का बढ़ता रहता है,
इसका मतलब है कि पौधों में किसी खास भाग में वृद्धि के कारण वह गति करता है। ये दिशिक या अनुवर्तन गतियां उद्दीपन के कारण होती है, जैसे प्रतान की गति। प्रतान की गति जो होती है वृद्धि पर आश्रित होती है। जैसे पौधों का एक भाग होता है ऐसे निकलता है और एक तरफ को बढ़ता रहता है, जैसे इसको छू जाएगा और फिर इसको ऐसे गोल गोल करके लिपट जाता है। तो ये जो गति है ये वृद्धि पर आश्रित गति है। प्रतान की जो गति है वो वृद्धि पर आश्रित गति है। ठीक है, इसमें वृद्धि होती है बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है वृद्धि पर जो आश्रित गतियां हैं उनके कुछ उदाहरण है। जैसे हम जान लेते हैं कि जो वृद्धि है, वृद्धि पर आश्रित कुछ गतियां होती हैं। जैसे वृद्धि पर आश्रित गतियां किसी खास दिशा की ओर या उससे विपरीत दिशा में होती हैं, इन्हें अनुकूलन गतियां भी कहते हैं। जैसे प्रकाशानुवर्तन है और गुरुत्वानुवर्तन है, रसायनानुवर्तन है और स्पर्शानुवर्तन है। तो ये वृद्धि पर आश्रित गतियां होती हैं। ठीक है, इनकी और डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम जान लेते हैं कि प्रकाशानुवर्तन क्या होता है। बेसिकली प्रकाशानुवर्तन पौधे का एक भाग प्रकाश की ओर या उससे विपरीत दिशा में गति करता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश की तरफ या दूर गति पादप के द्वारा प्रकाश स्रोत की दिशा की ओर या दूर गति करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। पौधे का कोई भाग प्रकाश की ओर को गति करता है, जैसे टहनियां है प्रकाश की ओर को गति करती है, ये धनात्मक प्रकाशानुवर्तन है। जड़ें हैं नीचे की ओर को गति करती है, ये ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन है। तो जान लेते हैं धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। धनात्मक प्रकाशानुवर्तन बेसिकली प्रकाश स्रोत की दिशा की ओर गति करना धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। जैसे प्रवाह के अग्रभाग की गति प्रकाश की ओर होती है। जैसे टहनियां बोल देते हैं, टहनियों की गति प्रकाश की ओर होती है, इसको धनात्मक प्रकाशानुवर्तन बोल देते हैं। प्रवाह के अग्रभाग की गति भी ठीक है प्रकाश की ओर ही होती है। टहनियां जो है प्रकाश की ओर गति करती है, ये धनात्मक प्रकाशानुवर्तन है। जड़ें बेसिकली प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करती है, ये ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन है। जैसे जान लेते हैं हम ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन क्या होता है। ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन बेसिकली प्रकाश स्रोत की दिशा से दूर गति करना। जैसे जड़ की गति गुरुत्व के अधीन पृथ्वी की ओर होती है, इसी को क्या कहते हैं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं गुरुत्वानुवर्तन की। गुरुत्वानुवर्तन बेसिकली पृथ्वी की ओर या पृथ्वी से दूर गति। तो हम कह सकते हैं पृथ्वी की ओर, पृथ्वी की तरफ या दूर गति क्या कहलाती है, गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है। जैसे जड़ें होती हैं नीचे की ओर को गति करती हैं, ये धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन है, और टहनियां ऊपर की ओर को गति करती है, ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन है। आगे हम चर्चा कर लेते हैं जलानुवर्तन। जलानुवर्तन बेसिकली जल की तरफ या इससे दूर गति। जैसे हम कह सकते हैं कि पानी की तरफ जड़ों की गति क्या कहलाती है, जलानुवर्तन कहलाती है। ठीक है, और जो टहनियां हैं उससे विपरीत दिशा में गति करती है, ये ऋणात्मक जलानुवर्तन है। जड़ें नीचे की ओर को गति करती है, धनात्मक जलानुवर्तन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम स्पर्शानुवर्तन की बात कर लेते हैं। स्पर्शानुवर्तन बेसिकली स्पर्श के कारण जो गति होती है उसको स्पर्शानुवर्तन गति कहते हैं। जैसे पौधे होते हैं, पौधे से टेंड्रिल्स निकले रहते हैं, और ये टेंड्रिल्स क्या काम करते हैं, जैसे किसी लकड़ी या किसी और चीज़ से स्पर्श करते हैं तो उस पर ये ऐसे चिपक जाते हैं और पौधा ऊपर की ओर को गति करता रहता है। तो टेंड्रिल की गति जो है वो स्पर्शानुवर्तन शो करती है। ठीक है, टेंड्रिल बेसिकली ऐसे ये होता है, चिपक जाते हैं लकड़ी से स्पर्श करके ऐसे, और ऊपर की ओर को बढ़ते रहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत सारी बेलें होती हैं जिनमें ये होती हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं पादपों में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। प्रकाशानुवर्तन बेसिकली प्रकाश की ओर को गति, और प्रकाशानुवर्तन एक हार्मोन होता है ऑक्सीन, ऑक्सीन की वजह से होती है। ऑक्सीन का एक गुण है कि ये छाया वाले भाग में रहना ज़्यादा पसंद करता है, तो इस वजह से जिस भाग में ये होता है छाया वाले भाग की गति नहीं होती है और प्रकाश वाले भाग की गति होती है। तो जो पौधा होता है वो प्रकाश की ओर को गति करने लगता है। तो हम कह सकते हैं
ये जो पौधे होते हैं, पौधे के शीर्ष में ऑक्सिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। यह हार्मोन कोशिकाओं में वृद्धि करता है। ऑक्सिन में यह गुण पाया जाता है कि जिस ओर प्रकाश आ रहा होता है उससे दूसरी ओर वह चला जाता है। यही कारण है कि जब प्रकाश की किरणें तने पर पड़ती है तो ऑक्सिन छाया वाले भाग में चला जाता है, जिस कारण से छाया वाले भाग में कम वृद्धि होती है। इसी कारण से पौधों का तना प्रकाश की ओर को मुड़ जाता है और इसी को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम जान लेते हैं कि पादप हार्मोन कौन-कौन से। बेसिकली जो पौधों के हार्मोन होते हैं उनको पादप हार्मोन कहते हैं और इनको फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि जो पादप हार्मोन है वो क्या होते हैं। पादप हार्मोन बेसिकली जो पौधे होते हैं अपने जीवन की विभिन्न घटनाओं व प्रक्रियाओं के नियंत्रण व समन्वय हेतु रसायनों पर निर्भर करते हैं। इन रसायनों को पादप हार्मोन या वृद्धि हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। और जो पादप हार्मोन है उसके प्रकार हैं लगभग 5 टाइप के होते हैं ये। तो पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं। पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है एब्सिसिक अम्ल और पांचवा है एथिलीन। ठीक है, तो अब हम विस्तार से एक एक की चर्चा कर लेते हैं। अब हम जान लेते हैं कि जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन हार्मोन क्या काम करता है पौधों के अंदर। तो जो ऑक्सिन हार्मोन होता है कोशिका की वृद्धि और कोशिका विभेदन को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, कोशिका विभेदन मतलब कोशिकाओं की वृद्धि होती है कोशिका विभेदन के थ्रू। तो कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदन को ये प्रोत्साहित करता है। यह जड़ों की वृद्धि को नियंत्रित करता है और यह बीज रहित फल के उत्पादन में सहायक होता है और पत्तियों के गिरने और फलों के गिरने पर भी ये नियंत्रण रखता है। तो पत्तियों के झड़ने तथा फलों के गिरने पर ऑक्सिन का नियंत्रण होता है। जैसे ऑक्सिन के कुछ उदाहरण हैं। एक होता है इंडोल एसिटिक एसिड जिसको IAA से जाना जाता है और दूसरा होता है नेफ्थलीन, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड जिसको NAA से जाना जाता है। ठीक है, और ये दोनों क्या है इसके उदाहरण हैं। एक होता है IAA इंडोल एसिटिक एसिड और एक होता है NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। ये क्या है ऑक्सिन हार्मोन के क्या है उदाहरण है। अब हम सेकेंड हार्मोन है हमारा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन की चर्चा कर लेते हैं। जिब्रेलिन ये क्या काम करता है पौधों की वृद्धि में सहायक है। जो बोने पौधे होते हैं आनुवांशिक रूप से उनको भी बढ़ा कर देता है, फलों में वृद्धि करता है और बीजों के अंकुरण में भी भाग लेता है। तो हम कह सकते हैं जो जिब्रेलिन होता है, जिब्रेलिन पौधों के तने की वृद्धि में सहायक होते हैं, आनुवांशिक रूप से बोने पौधे को भी लंबा कर देते हैं, फलों में वृद्धि को बढ़ावा देते हैं और बीजों के अंकुरण में भाग लेते हैं। तो ये क्या है जिब्रेलिन के कार्य। आगे नेक्स्ट हमारे पास थर्ड आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन बेसिकली कोशिका विभाजन के लिए क्या है आवश्यक है। कोशिका उत्को एवं कोशिका के विभेदन का कार्य करता है। कलिकाएं इसी की वजह से फूटती हैं और बीजों का अंकुरण भी, बीजों के अंकुरण के लिए भी ये जरूरी होता है। तो जान लेते हैं जो साइटोकाइनिन होता है कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक हार्मोन है। यह उत्को एवं कोशिकाओं का विभेदन का कार्य करता है और साइटोकाइनिन पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को प्रारंभ करता है। कलिकाएं जो फूटती हैं साइटोकाइनिन की वजह से फूटती हैं। साइटोकाइनिन बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है। आगे हम चर्चा कर लेते हैं एब्सिसिक अम्ल की। एब्सिसिक अम्ल बेसिकली पौधों की वृद्धि को क्या करता है रोक देता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को नियंत्रित करता है, पत्तियों के झड़ने की क्रिया को नियंत्रित करता है। हम कह सकते हैं एब्सिसिक अम्ल पौधों की वृद्धि को रोकता है। यह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का नियंत्रण रंध्रों को बंद करके करता है और यह पत्तियों के झड़ने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हार्मोन आता है एथिलीन। एथिलीन बेसिकली फलों के जो झड़ने की क्रिया होती है उसको नियंत्रित करता है और पौधे के अलग अलग भागों की सुषुप्त अवस्था को समाप्त करके अंकुरण फूटने में क्या करता है सहायता करता है, फलों के पकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम चर्चा कर लेते हैं इसकी। तो एथिलीन बेसिकली
पौधों की पत्तियों एवं फलों के झड़ने की क्रिया को नियंत्रित करता है। पौधों के विभिन्न भागों की सुषुप्त अवस्था को समाप्त करके इसे अंकुरण के लिए प्रेरित करता है और एथिलीन हार्मोन फलों के पकने में मुख्य भूमिका निभाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम जंतु हार्मोन्स पढ़ लेते हैं। एनिमल हार्मोन्स की हम चर्चा कर लेते हैं। एनिमल हार्मोन्स बेसिकली केमिकल्स हैं, ठीक है, जो समन्वय का कार्य करते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कार्य करते हैं। तो हम चर्चा कर लेते हैं जंतु हार्मोन क्या होते हैं। तो जंतुओं में जो समन्वय होता है वो हार्मोन्स के माध्यम से होता है। तो हम चर्चा कर लेते हैं हार्मोन्स की। हार्मोन्स बेसिकली होते क्या हैं? कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जीवधारियों में कुछ क्रियाओं को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। जीवधारियों में होने वाली क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं, ठीक है, और अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकल के सीधा कुछ रक्त में मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम इनकी चर्चा कर लेते हैं अच्छे से। तो हम कह सकते हैं जो हार्मोन है वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जीवधारियों की क्रियाओं और उनकी वृद्धि को समन्वित करते हैं। कुछ क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं और उनकी जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स। अंतःस्रावी ग्रंथियों से ये रिलीज होते हैं। तो हम कह सकते हैं हार्मोन को अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा सूक्ष्म मात्रा में स्रावित किया जाता है, ठीक है। और हम कह सकते हैं हार्मोन विशिष्ट ऊतकों अथवा अंगों पर क्रिया करते हैं। हार्मोन सीधे रक्त में मिलते हैं और रुधिर परिवहन तंत्र के द्वारा पूरे शरीर में ले जाए जाते हैं। तो हार्मोन बेसिकली रासायनिक पदार्थ हैं जो जीवधारी की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं और विशिष्ट ऊतकों और अंगों पर कार्य करते हैं, सीधे रक्त में मिलकर के परिवहन तंत्र के साथ पूरे शरीर में फैल जाते हैं, ठीक है। तो अब हम हार्मोन किससे निकलते हैं? ग्रंथियों से निकलते हैं। तो अब हम ग्रंथियों को जान लेते हैं, ग्रंथियों की चर्चा कर लेते हैं। ग्रंथियाँ क्या होती हैं? बेसिकली ग्रंथि क्या है? एक संरचना होती है जो शरीर में विशिष्ट पदार्थ को स्रावित करती हैं। ग्रंथि कोशिकाओं के समूह अथवा ऊतकों की बनी होती हैं। शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली होती है बहिस्रावी ग्रंथियां, जिसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। दूसरी होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोल देते हैं। तो ग्रंथियां बेसिकली क्या होती हैं? कोशिकाओं का समूह या ऊतकों की बनी होती हैं जिनसे कुछ खास तरह के पदार्थ का क्या होता है? स्रावण होता है। ग्रंथियां दो तरह की होती हैं, एक होता है बहिस्रावी ग्रंथियां और दूसरा होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। बहिस्रावी ग्रंथियों की हम चर्चा कर लेते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियां जिनमें नलिकाएं, बहिस्रावी ग्रंथियां बेसिकली एक्सोक्राइन ग्लैंड हम कह सकते हैं, ऐसी ग्रंथियां जिनके द्वारा स्रावित पदार्थ अथवा हार्मोन नलिकाओं के माध्यम से रुधिर में डाल दिए जाते हैं, उन्हें बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियां मतलब जिनसे जो हार्मोन है नलिकाओं में जाता है, नलिकाओं से फिर रुधिर में आ जाता है, तो उनको बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, जिनमें नलिकाएं होती हैं, ठीक है। नलिकाओं के माध्यम से जो हार्मोन होते हैं वो रुधिर में डाल दिए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम अंतःस्रावी ग्रंथियों को जान लेते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां बेसिकली कोशिकाओं का या ऊतकों का समूह होते हैं जो शरीर में हार्मोन बनाती है, जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, और ये अपने हार्मोन को सीधे रक्त में छोड़ देती है। तो हम चर्चा कर लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की, एंडोक्राइन ग्लैंड की, एंडोक्राइन ग्लैंड की। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं जिसके द्वारा स्रावित हार्मोन को सीधे रक्त में छोड़ दिया जाता है, यानी हार्मोन सीधे रक्त में छोड़ दिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं का समूह या ऊतक जो शरीर में हार्मोन बनाता है उसको अंतःस्रावी ग्रंथियां या अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अब हम अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि में अंतर जान लेते हैं, ठीक है। ये जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसमें अंतर क्या है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां बेसिकली वे ग्रंथियां होती हैं जो रक्त में क्या करती है? स्राव को छोड़ती हैं, और ये क्या होती है? नलिका विहीन होती हैं। और जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं उसमें नलिका होती है, ठीक है, नलिकाओं के माध्यम से वो रक्त में स्राव छोड़ती है। तो हम कह सकते हैं ये ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियों में हम कह सकते हैं ये ग्रंथियां अपने स्रावों को रक्त द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तथा ऊतकों में पहुंचाती है
और जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं ये नलिकाओं के माध्यम से इस कार्य को करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ग्रंथियां अपने स्रावों को नलिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। ठीक है, और हम कह सकते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उसके जो स्राव होते हैं वो शरीर के अंदर त्यागे जाते हैं, और जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं उसके जो स्राव होते हैं वो बाहर त्याग दिए जाते हैं। हम कह सकते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्राव शरीर के अंदर त्यागे जाते हैं, और बहिस्रावी ग्रंथियों के जो स्राव होते हैं वो शरीर के बाहर त्याग दिए जाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं, और जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो नलिका युक्त होती हैं। जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं हमारी पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है, ये सब क्या है अंतःस्रावी ग्रंथि है। और बहिस्रावी ग्रंथियां जैसे पसीने की ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं, स्तन ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, ये सब क्या है बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे हम अंतःस्रावी तंत्र देख लेते हैं अच्छे से। अंतःस्रावी तंत्र बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम है जिसमें हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। तो चर्चा कर लेते हैं इसकी। अब हम अंतःस्रावी तंत्र या एंडोक्राइन सिस्टम जानेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। तो हम कह सकते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों का एक समूह जो विभिन्न हार्मोनों को उत्पन्न करता है अंतःस्रावी तंत्र कहलाता है। अंतःस्रावी तंत्र को हार्मोनी तंत्र कहते हैं। मानव शरीर में उपस्थित प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित हैं। एक होती है पीनियल ग्रंथि, एक होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, और एक होती है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और एडिनल ग्रंथि, और लास्ट में होती है जनन ग्रंथियां। ठीक है, इन सभी की हम डिटेल से चर्चा करेंगे एक एक करके। पहले देख लेते हैं कि कौन सी ग्रंथि कहाँ होती है। जैसे ये पीनियल ग्रंथि है, ठीक है, ये मस्तिष्क में होती है यहाँ पे, और ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। जैसे ये पीनियल ग्रंथि है और यहाँ पे ये होती है हमारी हाइपोथैलेमस ग्रंथि, और इसके नीचे होती है मस्तिष्क के नीचे पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, और यहाँ पे होती है हमारी थायराइड ग्रंथि, ये गर्दन में होती है, और ये जो चार छोटी छोटी ग्रंथियां हैं इनको बोलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये यहाँ पे जो होती है ये थाइमस ग्रंथि है। ठीक है, ये थाइमस है। इन सभी की हम अभी डिटेल से चर्चा करेंगे। और ये जो है ये अग्नाशय ग्रंथि है। ठीक है, ये अग्नाशय ग्रंथि है, ये अमाशय के नीचे होती है, और ये किडनी के ऊपर होती है। ये है हमारी एड्रिनल ग्रंथि, इसकी चर्चा करेंगे। ये किडनी के ऊपर होती है। और इसके बाद हमारी बचती है जनन ग्रंथियां। ये जो है ये ओवेरी है, अंडाशय बोलते हैं इसको, और ये केवल मादाओं में होती है। और ये जो है ये वृषण होते हैं। ठीक है, ये केवल मेल में होते हैं। ठीक है, और ये दोनों क्या है ये जनन ग्रंथियां हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये डायग्राम ठीक से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम इन सभी की अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक टर्म है TSH, ये हार्मोन है, इसकी फुल फॉर्म होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक टर्म आती है ADH, ये हार्मोन है, और इसकी फुल फॉर्म होती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इनको याद रखना है। और हम ये जो हार्मोन होते हैं ये तंत्रिका तंत्र के बीच संवाहकों के रूप में कार्य करते हैं। शरीर के अंगों और तंत्रिका तंत्रों के बीच संवाहकों यानी कि मैसेंजर का कार्य करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न हार्मोन हमारे शरीर के अंगों और तंत्रिका तंत्र के बीच मैसेंजर या संवाहकों के रूप में कार्य करते हैं। और हम कह सकते हैं कि मानव शरीर में पूर्ण समन्वय को तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र के एक साथ कार्य करने से प्राप्त किया जाता है। यानी कि पूरी तरह से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो होता है वो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र मिलकर प्रदान करते हैं। ठीक है, अब हम एक एक ग्रंथि की और डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली जो हमारी ग्रंथि थी वो थी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बेसिकली मस्तिष्क में उपस्थित होती है। तो हम कह सकते हैं
हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में उपस्थित होती है। हाइपोथैलेमस से मोचक हार्मोन, जिनको रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं, और संदमक हार्मोन, जिनको इनहिबिटरी हार्मोन भी कहते हैं, उत्पन्न करती है। हाइपोथैलेमस का कार्य पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को नियंत्रित करना होता है। याद रखना है, हाइपोथैलेमस से मोचक हार्मोन और संदमक हार्मोन यानी कि इनहिबिटरी हार्मोन और रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। और ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन को क्या करती है, कंट्रोल करती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी ग्रंथि आती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि बेसिकली इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि बेसिकली मस्तिष्क के ठीक नीचे उपस्थित होती है, तो हम कह सकते हैं यह है पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के ठीक नीचे उपस्थित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कई हार्मोनों को स्रावित करती है। इनमें से एक वृद्धि हार्मोन होता है जो मानव शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। हम कह सकते हैं पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि के द्वारा कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, एडीएच है, एडीएच है, वैसोप्रिन हार्मोन है और प्रोलैक्टिन हार्मोन है। तो इन सभी को हमें याद रखना है। और जो पीयूष ग्रंथि है इसी से टीएसएच हार्मोन भी स्रावित होता है, ठीक है, जिसको हम पढ़ चुके हैं पीछे, ठीक है। एडीएच वैसोप्रिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन और टीएसएच हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं और इसी से वृद्धि हार्मोन भी स्रावित होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि बेसिकली कहाँ पे होती है, हमारे गर्दन में होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यह ग्रंथि श्वास नली के पास होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और जो थायराइड ग्रंथि होती है उससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरोक्सिन को बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है और ये भोजन के ऑक्सीकरण व उपापचय की दर को नियंत्रित करता है, यानी कि खाना खाने से कितनी ऊर्जा हमें मिलनी है ये उसको कंट्रोल करता है। और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, इसको याद रखना है। और जो थायराइड ग्रंथि होती है भोजन के ऑक्सीकरण और उपापचय की दर को क्या करती है, कंट्रोल करती है। थायरोक्सिन हार्मोन का इससे क्या होता है, स्रावण होता है। आगे हम बात कर लेते हैं पैराथायराइड। तो पैराथायराइड ग्रंथियां जो होती हैं ये 4 छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं। हम कह सकते हैं कि 4 छोटी छोटी पैराथायराइड ग्रंथियां गले में थायराइड ग्रंथि के ऊपर उपस्थित होती हैं और पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथार्मोन हार्मोन स्रावित होता है। तो इसके द्वारा पैराथार्मोन नामक हार्मोन स्रावित किया जाता है। और जो पैराथार्मोन होता है ये क्या काम करता है, कैल्शियम और फास्फेट का जो लेवल होता है उसको कंट्रोल करता है। तो हम कह सकते हैं पैराथार्मोन का कार्य रक्त में कैल्शियम और फास्फेट के लेवल को कंट्रोल करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं थाइमस ग्रंथि की। थाइमस ग्रंथि बेसिकली इससे थाइमोसिन हार्मोन रिलीज होता है। तो थाइमस ग्रंथि की चर्चा कर लेते हैं। थाइमस ग्रंथि बेसिकली थाइमस वक्ष गुहा चेस्ट कैविटी में हृदय के निकट स्थित होती है। थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन का स्रावण करती है और यह शरीर की प्रतिरोधकता विकसित करने में सहायक होता है, रोग प्रतिरोधकता को विकसित करने में सहायक होता है। थाइमस का आकार बच्चों में बड़ा और वयस्कों में छोटा होता है। हम कह सकते हैं थाइमस का आकार बच्चों में बड़ा तथा वयस्कों में छोटा होता है। अब हम बात कर लेते हैं अग्नाशय ग्रंथि की। अग्नाशय ग्रंथि बेसिकली इससे ग्लूकागॉन और इंसुलिन हार्मोन का क्या होता है, स्रावण होता है। तो हम कह सकते हैं अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इस ग्रंथि में लैंगरहैंस द्वीप समूह पाए जाते हैं। इसमें अल्फा व बीटा कोशिकाएं पाई जाती है। बेसिकली रीजन है इसमें अल्फा व बीटा, इसको लैंगरहैंस द्वीप समूह बोलते हैं, अल्फा व बीटा कोशिकाएं पाई जाती है। जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं वो ग्लूकागॉन हार्मोन को रिलीज करती हैं। तो हम कह सकते हैं अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन हार्मोन का स्रावण करती हैं जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, यानी कि शुगर के लेवल को बढ़ाता है। और जो बीटा कोशिकाएं होती हैं वो इंसुलिन का स्रावण करती हैं और जो रक्त में यानी कि ब्लड में
ग्लूकोज को क्या करता है, कम, यानी ग्लूकेगन ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है और इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन ग्लूकोज को कम करता है, इंसुलिन ही नहीं बनेगा तो हमें क्या हो जाता है, डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अधिवृक्क। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि बेसिकली अधिवृक्क ग्रंथि बेसिकली किडनी के क्या होती है, ऊपर होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो अधिवृक्क ग्रंथि है इसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। यह वृक्क के ऊपर स्थित होती है, किडनी के ऊपर होती है और यह संकट के समय बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि यह ग्रंथि संकट क्रोध के समय सबसे ज़्यादा सक्रिय हो जाती है और इससे एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है जिसे करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। एक नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और संकट मोचक ग्रंथि भी इसी को बोलते हैं। इससे एड्रिनल हार्मोन रिलीज होता है जिसे करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। और जो एड्रिनल हार्मोन होता है, एड्रिनल हार्मोन का कार्य हृदय दर, श्वसन दर, रक्तचाप और कार्बोहाइड्रेट उपापचय को नियंत्रित करना होता है। श्वसन दर मतलब हार्ट बीट, करो या मरो इसलिए इसको कहते हैं। हार्ट बीट संकट के समय बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, जो रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। और जो ग्लूकोज का जो लेवल है, ग्लूकोज से जो एनर्जी बनती है तो एनर्जी बनना भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ज़्यादा एनर्जी मिलती है एक साथ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एड्रिनल हार्मोन का कार्य हृदय दर, श्वसन दर, रक्तचाप और कार्बोहाइड्रेट उपापचय को नियंत्रित करना होता है, ठीक है। करो या मरो हार्मोन कहते हैं, संकट मोचक हार्मोन भी कहते हैं, संकट मोचक ग्रंथि भी इसको बोलते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं जनन ग्रंथियों की। तो अब हम चर्चा करते हैं जनन ग्रंथियां क्या होती है। जनन ग्रंथियां बेसिकली इनको इंग्लिश में गोनेड ग्लैंड्स भी बोलते हैं। जनन ग्रंथियां पुरुषों में जो वृषण होते हैं, ठीक है, टेस्टिस बोलते हैं इनको, ये जनन ग्रंथियां हैं। और मादा में इसको ओवेरी बोल देते हैं, ठीक है। तो हम जान लेते हैं पुरुषों में जो वृषण होते हैं उससे टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है जो लैंगिक अंगों के विकास में क्या है, सहायक है। तो हम कह सकते हैं वृषण ग्रंथि केवल नर में उपस्थित होती है। वृषण टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनाते हैं। टेस्टोस्टेरोन का कार्य नर में लैंगिक अंगों के विकास को नियंत्रित करना होता है। आगे हम चर्चा कर लेते हैं ओवेरी। ओवेरी बेसिकली फीमेल में होती है। तो हम कह सकते हैं कि इससे टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन रिलीज होते हैं। तो एक को गर्भावस्था हार्मोन कहते हैं और एक लैंगिक अंगों के लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक है। तो हम कह सकते हैं कि ओवेरी ग्रंथि केवल मादा में उपस्थित होती है। ओवेरी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक दो मादा लिंग हार्मोन बनाती है। एस्ट्रोजन मादा में लैंगिक लक्षणों के विकास को नियंत्रित करता है, इनकी बॉडी की ग्रोथ होती है। और जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसको गर्भावस्था हार्मोन भी कहा जाता है, वह गर्भ के अनुरक्षण में भी सहायता करता है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम जान लेते हैं फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, यानी कि जो हार्मोन है, फीडबैक मैकेनिज्म जान लेते हैं। हार्मोन होते हैं वो सही समय पर कैसे उनका रिलीज होना, कैसे रिलीज होते हैं, कैसे रिलीज होना उनका क्यों जरूरी है सही समय पर, तो हम चर्चा कर लेते हैं। ये फीडबैक मैकेनिज्म है, ये निर्धारित करता है कि कौन सा हार्मोन कब किस समय रिलीज होना है, उसका लेवल क्या होना है, इस सबको फीडबैक मैकेनिज्म निर्धारित करता है। तो हम चर्चा कर लेते हैं फीडबैक मैकेनिज्म यानी कि पुनर्भरण क्रियाविधि की। हम कह सकते हैं रक्त में हार्मोन के स्तर का नियंत्रण पुनर्भरण क्रियाविधि द्वारा किया जाता है। हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। पुनर्भरण की क्रियाविधि यह सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा में तथा सही समय पर स्रावित हो, ठीक है। सही मात्रा और सही समय पर हार्मोन का स्रावित होना फीडबैक मैकेनिज्म या पुनर्भरण की क्रियाविधि पर निर्भर करता है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे ब्लड है, ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल कौन करता है, अग्नाशय कंट्रोल करता है। जैसे हम जान लेते हैं रक्त में शर्करा के नियंत्रण की क्रियाविधि, तो हम जान लेते हैं जैसे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता है
तो जो हमारा अग्नाशय है वो उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो अग्नाशय क्या करेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा, संसूचित कर लेगा, और डिटेक्ट करने के बाद तुरंत ही इंसुलिन छोड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे इंसुलिन छोड़ेगा तो हमारा जो ब्लड होगा, ब्लड में शुगर का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर इस घटे हुए शुगर के लेवल को अग्नाशय क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करने के बाद अग्नाशय डिटेक्ट कर लेगा। जैसे ब्लड में, यहाँ देखिए, जैसे ब्लड में शुगर का लेवल क्या होगा, घटना शुरू होगा और घटते घटते कम हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, ऐसे फीडबैक जाएगा ऊपर, और यहाँ से सिग्नल जाएगा अग्नाशय की ओर को, और अग्नाशय की ओर को इस सिग्नल में क्या होगा, इस सिग्नल में फीडबैक होगा और एक मैसेज होगा कि अब इंसुलिन का स्रावन करना क्या कर दो, बंद कर दो। जैसे ही शुगर का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, अग्नाशय उसको डिटेक्ट करेगा, अग्नाशय डिटेक्ट करने के बाद इंसुलिन छोड़ेगा, इंसुलिन छोड़ेगा, जैसे इंसुलिन छोड़ते ही शुगर का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जैसे शुगर का लेवल कम होगा एक मैसेज जाएगा ऊपर की ओर को। ठीक है, ऐसे मैसेज जाता है, इसमें फीडबैक होता है और बंद करने का, इंसुलिन को बंद करने का निर्देश होता है। तो फिर से ये जो अग्नाशय है ये इंसुलिन को छोड़ना क्या कर देता है, बंद कर देता है। ठीक है, तो अग्नाशय इंसुलिन को छोड़ना क्या कर दिया, यहाँ पे बंद कर दिया। तो इस तरह से पूरा फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है, काम करता है। अब हम तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र में अंतर जान लेते हैं। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र में अंतर क्या होता है। तंत्रिका तंत्र बेसिकली, तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है, जबकि जो अंतःस्रावी तंत्र होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों का बना होता है। हम कह सकते हैं अंतःस्रावी तंत्र अंतःस्रावी ग्रंथियों का बना होता है। तंत्रिका तंत्र में जो सूचनाएं होती हैं वो विद्युत आवेग के रूप में एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, जबकि अंतःस्रावी तंत्र में जो सूचनाएं होती हैं वो रसायनों के रूप में प्रेषित होती हैं। और तंत्रिका तंत्र में जो सूचना संचरण होता है वो बहुत तेजी से होता है। तो हम कह सकते हैं सूचनाओं का संचरण तेजी से होता है, और जबकि अंतःस्रावी तंत्र में जो सूचनाओं का संचरण होता है वो बहुत धीमी गति से होता है। और तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण दोनों प्रकार से हो सकता है, ऐच्छिक भी और अनैच्छिक दोनों प्रकार से होता है। यानी कि तंत्रिका तंत्र को हम ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब दोनों प्रकार से नियंत्रण होता है तंत्रिका तंत्र का। जबकि अंतःस्रावी तंत्र का नियंत्रण अनैच्छिक होता है, इसको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसके बाद ये हो गया है हमारा फिनिश, और उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।